वेलकम बैक टू लॉ पाठशाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं तरल गुप्ता, लॉ पाठशाला का फाउंडर। आप सबको स्वागत करता हूँ लॉ पाठशाला में। तो आज हमारे साथ मिस्टर सागर अग्रवाल हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर है मध्य प्रदेश में। तो हम काफी खुशकिस्मत है जो कि सागर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं आज। तो हेलो सागर अग्रवाल जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। थैंक यू सो मच तरुण फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग विद अस। तो सर, हमारे काफी सारे एक्सपीरियंस है डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर के बारे में जानते नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा बता देंगे सर, डिस्ट्रिक्ट एड ऑफिसर क्या होता है? बिल्कुल तरुण। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर एक्चुअली क्लास 2 गेजेटेड पोस्ट है, जो सिर्फ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक्चुअली हम्म। ये एक क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आता है ये पद। परंतु इसका जो नियुक्ति है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है, वो एमपी हाई कोर्ट द्वारा करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर एक ब्रिज का काम करता है एमपी गवर्नमेंट और एमपी हाई कोर्ट के बीच में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली। सर, आपने क्या क्या मुश्किलें आई आपको इस एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर के लिए काफी सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। और सर, आई गेस उस टाइम पे खाली 5 ही सीट आई हुई थी। तो जी। आपने इतनी कम सीटों में इतना एग्जाम निकाल लिया सर, बहुत बड़ी बात है। तो सर, आपने कैसे निकाले सर? क्या क्या मुश्किल आई आपको एक्चुअली सर मुझे एग्जाम निकालने जी एक्चुअली मुझे याद है, जून 8 जून को ये नोटिफिकेशन निकाला था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में? ने। सर। और उस समय एक्चुअली 10,000 एप्लीकेंट्स ने इसका फॉर्म भरा हुआ था। एंड जैसे आपने बताया कि जनरल के लिए सिर्फ 5 ही सीटें अवेलेबल थी। तो यस सर। एक्चुअली जिस दिन से नोटिफिकेशन निकला था उस दिन से ही मैंने अपने मन में ठान लिया था कि सीटों को मैं दिमाग में नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे तो बस एक ही सीट चाहिए है। तो मैंने उस दिन से ही सोच लिया था कि मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग बनाऊंगा। और रिगार्डलेस ऑफ मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, मैं इसकी तैयारी करूंगा। और सिलेक्शन लेना लास्ट में आपकी जो मेहनत है और हार्डवर्क है, और थोड़ा सा किस्मत का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो बिल्कुल सर। अपनी तैयारी पूरी करने की कोशिश करी मैंने कि जो भी सिलेबस होगा वो कवर करूंगा और अपना 200% देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद आपके बीच बैठा हूँ। बाकी भगवान की कृपा रही है तो मैं पद हासिल कर पाया हूँ। तो एक्सपीरियंस आपने देखा, अगर आप हार्डवर्क करोगे और थोड़ा सा किस्मत लक फैक्टर भी, अगर आपका दोनों साथ में मिल जाए तो आपको कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। जैसे कि सर भी आज एक डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की पोस्ट में बैठे हुए हैं, और एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो सर, आप एक बार बता सकते हैं हमारे एस्पिरेंट जितने भी तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, अदर काफी सारे लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम की, तो सर आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी थी सर एग्जाम को क्लियर करने के लिए? बिल्कुल। तो जैसे कि आप इसका जब सिलेबस देखेंगे, एक्चुअली 2017 में लास्ट टाइम ये हम्म। एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला था एमपी हाई कोर्ट ने। बिल्कुल सर। और उसके बाद 2021 में नोटिफिकेशन हम्म। फिर जारी हुआ था। क्योंकि बिल्कुल सर। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, जैसे कि आप पद से जानते हैं, नाम से समझ पा रहे हैं कि एक हम्म। डिस्ट्रिक्ट में एक ही लीगल एड ऑफिसर होता है। हमारे मध्य बिल्कुल सर। प्रदेश में अभी 52 जिले हैं। तो उन 52 जिलों के लिए एक एक लीगल एड ऑफिसर है। और मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, उसमें लीगल सर्विसेज कमेटी बनी हुई है। तो हमारे यहाँ हम्म। एक मुख्य खंडपीठ जबलपुर में है और दो खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में है। तो इस प्रकार कुल मिला के लगभग 55 या 56 लीगल एड ऑफिसर आज की डेट में काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश हम्म। उच्च न्यायालय में। तो रही बात इसकी स्ट्रेटेजी की, तो जो भी इसका जो सिलेबस है, पहले दिन से जब नोटिफिकेशन निकला था तो मैंने सबसे पहले ध्यानपूर्वक उसके सिलेबस को स्टडी किया। और हम्म। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स 1 या 2 बार के ही मुझे मिल पाए, तो मैंने उनका ग्रैंड स्टडी किया कि किस टाइप से, हम्म। किन एरियाज से इसका सिलेबस वेल डिफाइंड है। आपको सिविल हम्म। लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉज और कई प्रकार के बहुत सारे माइनर एक्ट्स इसमें कवर करने होते हैं। तो हम्म। इसका मैंने सबसे पहले स्टडी किया इसका सिलेबस को, और देखा कि किन एरियाज से जो है एमपी हाई कोर्ट क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। हम्म। उनको एक बार स्टडी करने के बाद, क्योंकि मैं जुडिशरी की तैयारी भी साथ साथ कर ही रहा था, तो मेरे हम्म। मेजर एक्ट्स का ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन पहले से ही कंप्लीट हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ मुझे मेहनत करनी थी माइनर एक्ट्स में।
एवं हम्म। जो एक मेजर पोर्शन जो है सिलेबस का वो है एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हम्म। 1987। वो एक हम्म। काफी मेजर पोर्शन कवर करता है सिलेबस का। उसको हम्म। कवर करने में काफी टाइम लगा। बट एक बार आप हम्म। अगर सिलेबस से स्टिक रहें और बेयर एक्ट को वर्ड टू वर्ड हम्म। पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग आप एमसीक्यू सॉल्व करें, हम्म। तो आप एग्जाम्स निकाल सकते हैं इजीली। थैंक यू सो मच सर। सर कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ आप रेफर करना चाहेंगे, मतलब बच्चों को क्या क्या स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, जुडिशरी के लिए, सर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कहाँ से आई पढ़ना थिंक चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? आई थिंक जो मैंने देखा है अभी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हम्म। लॉ के सब्जेक्ट्स में, फॉर अगर मैं बात करूँ सिर्फ स्पेसिफिकली लॉ सब्जेक्ट्स की, तो बेयर एक्ट बाइबल है। बेयर एक्ट अगर किसी ने वर्ड टू वर्ड पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन हम्म। किया हो बार बार, क्योंकि हम एक बार बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि मुझे सब समझ में आ गया। बट हम्म। जब हम दूसरे दिन उसको खोलेंगे बेयर एक्ट को, तो लगभग मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम भूल चुके होंगे। तो बेयर हम्म। एक्ट एक समथिंग ऐसी चीज है जो जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी बार हमें कुछ नया देखने को मिलेगा उसमें। बिल्कुल यू सर। विल फाइंड कि आप जितनी बार वो बेयर एक्ट को खोलेंगे, प्रोविजंस को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि कुछ आप नया पढ़ रहे हैं इसमें। बिल्कुल भाई। तो जो बेयर एक्ट है, हम जानते हैं कि सिर्फ बेयर एक्ट करने से ही, सेल्फ स्टडी अगर आपने की है बेयर एक्ट की, आपने हम्म। उसको 10 बार 15 बार पढ़ा है बेयर एक्ट का, उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि लॉ के जो वेरियस फील्ड के एग्जाम्स हैं, किसी भी जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल ऑफिसर, इवन आईबीपीएस एसओ के जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम्स आते हैं, या सेबी हम्म। एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स में अगर आपने बेयर एक्ट को कंठस्थ, मतलब इसको कहते हैं एक तरीके से किया हुआ है, तो उसके हम्म। बाहर तो कोई भी सिलेबस नहीं जाता है। और मुझे नहीं लगता कि रेफरेंस बुक्स जो है मोटी मोटी पढ़ना उनको जरूरत हो, जब तक कि आप बहुत हाई लेवल के, जब तक आप मेंस, जुडिशरी का मेंस ना लिख रहे हो जिसमें आपको आंसर फ्रेमिंग करनी है, फॉर एमसीक्यू बेयर इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको उसके आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, दैट्स इट। तो देखा आपने एस्पिरेंट्स कि मतलब आप अगर बैक को अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा रहे हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी काफी सारे दे रहे हैं, तो आपको एग्जाम कहीं नहीं रुकेगा, लेकिन बैक को आपको अच्छी तरह कंटेस्ट करना पड़ेगा। तो सर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था सर जब आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर बने? तो फैमिली वालों कितने खुश थे, रिश्तेदार को कितने बार फोन आया सर रिश्तेदारों का कि आप कितनी अच्छी पोस्ट पे चले गए? एक्चुअली ये जो हैप्पीनेस है, ये मुझे 6 महीने बाद हमारे घर वालों को मिली है, क्योंकि हम्म। इसका रिजल्ट दिसंबर 2021 में आया था। हम्म। और उस समय जब रिजल्ट आया तो मेरी जो पोजीशन थी वो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में थी। हम्म। तो काफी जो है, एक्चुअली मैं तो काफी निराश हो गया था। बट मेरी फैमिली ने काफी होप्स रखे कि क्योंकि फर्स्ट वेटिंग है, हम्म। भली तो क्या हुआ, तो पॉसिबल है क्लियर करना। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन में कंटिन्यू किया, और हम्म। होप मेरा खो बैठा था मैंने, कि अब आशा खो दी थी कि अब मेरा कभी सिलेक्शन होगा इसमें, क्योंकि वे हम्म। 5 सीटें हैं। तो हम्म। वेटिंग फर्स्ट है, तो ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, मतलब एक एक डिलेमा वाली सिचुएशन आ गई थी काफी। बिल्कुल सर। बट फिर टाइम निकला, और जून लगभग 8 से 10 महीने बाद जब रिजल्ट हम्म। आया था, तो खुशी हम्म। मिली कि प्राधिकरण जो एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहां से फोन आया कि आपकी वेटिंग क्लियर हो गई है। और तब घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो आपकी सिचुएशन आपकी जॉब हम्म। लगने से पहले रहती है, दैट कंप्लीटली डिफर्स फ्रॉम आपकी जब जॉब लग जाती है, और वो भी सरकारी जॉब, जो हमारी सोसाइटी में उसको एक अलग ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है। बिल्कुल सर। जो रिश्तेदार आपको कभी जानते भी नहीं है, तो उनका भी आपको फोन आने लगता है। तो एक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यस सर। तो एस्पिरेंट्स आपने देखा कि सर के सब रिश्तेदार भी सर को फोन कर रहे थे, फैमिली वाले भी काफी खुश थे, लेकिन स्टार्टिंग में सर ने ऐसे ही होप छोड़ दिया था क्योंकि सर का भी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में नाम था, बट अभी वो क्लियर नहीं हुआ था। बट सर ने होप छोड़ दी थी, लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा रहा। मिस्टर सागर अग्रवाल, आप हमारे जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, पीपी की तैयारी कर रहे हैं, एपी वगैरह के कितने सारे एग्जाम्स होते हैं सर लॉ में, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही रहेगा सभी को, कि आप जो है, जो विभिन्न प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनकी हम्म। जरूर गाइडेंस लें, और वो एक आपको डायरेक्शन जरूर देती है। बट हम्म। उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी एक ऐसा वेपन है जिससे आप कोई भी बड़ा से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम का सिलेबस आपको स्टिक करना होगा उस पे। उसको अपने जहां भी आपका स्टडी टेबल है, जो चीजें हैं, वहां स्टिक करके रखें। सिलेबस से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एक बाइबल की तरह काम करते हैं। वो आपको बताते हैं कि किस डायरेक्शंस में, किस सेक्शन से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। उनको आप हम्म। ध्यान से देखें। और अगर प्रीलिम्स स्टेज है तो आप जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। और अगर रही बात मेंस की आंसर राइटिंग की, तो वो पहले दिन से ही लिखना चालू करें फॉर जुडिशरी। क्योंकि आंसर राइटिंग का कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप आंसर्स हम्म। लिखेंगे नहीं, आप सोचेंगे कि पूरी स्टडी कर लूंगा उसके बाद आंसर लिखने चालू करूंगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो यही मेरा एक मैसेज रहेगा कि जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस जरूर करें स्टडी के साथ साथ। तो सर काफी सारे एक्सपीरियंस है ना सर कि हार मान जाते हैं सर कि एक दो बार में नहीं निकला एग्जाम, तो छोड़ दें तैयारी करना और आगे लाइफ की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। और बच्चे जो लॉ के अंदर भी 5 साल के अंदर लॉ कर रहे हैं या फिर 3 साल की लॉ कर रहे हैं, उसमें सर अच्छे सीरियसली नहीं रहते प्रिपरेशन को लेके। और उनके पास कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं होती, आज को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे टालते रहते चीजों को। तो सर आपको हम्म। ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज रहेगा? मेरे ख्याल से ऐसे बच्चों के लिए मैसेज रहेगा कि जब आपका ग्रेजुएशन हो जाए तो आप अपने लिए जो टाइम पीरियड है वो फिक्स करके रखें कि मैं सर। 2 साल या 3 साल हम्म। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। तो बिल्कुल ये सर। एक होनी ही चाहिए हर बच्चे की जिंदगी में कि वह फिक्स कर ले कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर देना है तो मैं 2 बार दूंगा, 3 बार दूंगा, और पर्टिकुलर यही एग्जाम्स दूंगा। बाई चांस अगर हम्म। कोई बीच में आता है ऐसा एग्जाम जिसके बारे में आपको पता नहीं है, दैट्स फाइन। हम्म। बट आप अपनी टाइम लिमिट सेट कर के रखें कि अगर जुडिशरी का एग्जाम है तो मैं 2 साल तैयारी करूंगा। अगर नहीं निकलता है तो मैं मूव ऑन करूंगा। क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपना यूथ खराब करना, हम्म। वो चीज सही चीज नहीं है। आप अपना टाइम फिक्स करें, 2 साल 3 साल उसमें भरपूर मेहनत करें, उसमें 200% देने की कोशिश करें अपना। और अगर नहीं हम्म। निकलता है तो फिर आप इससे मूव ऑन करें, इस साइकिल से मूव ऑन करें। अदरवाइज आप कंटिन्यूअसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की साइकिल्स में घूमते रह जाएंगे। सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी एक नए कोड्स भी आए हैं सर, आईपीसी आया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को लेके, सीआरपीसी को लेके। तो कई सारे जी। बच्चे कहते हैं कि सर अभी मत पढ़ाओ, सीआरपीसी कभी चेंज हो जाएगा। तो सर कहते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, उससे जब चेंज हो जाएगा। तो सर आपका क्या मैसेज रहेगा सर उसको लेके, जो नए अमेंडमेंट्स आए मतलब नए रिपील होने वाले हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मैंने जितना भी देखा है अभी तक तरुण जी, तो जो भी नए हम्म। प्रोविजंस आए हैं जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, तो हम्म। उसमें आई गेस 75% 80% तो वही पुराने वाले प्रोविजंस ही बिल्कुल हैं। सर। सिर्फ उनके सेक्शन नंबर ही चेंज हुए हैं हम्म। देखा जाए हम्म। तो। अगर आप जो अभी कोड्स हैं हमारे पास उसको बिल्कुल आप मत छोड़ें, उसको पूरा पढ़ें आप। सिर्फ उसमें से बिल्कुल। आप ये देख लें कि हमारी ये प्रोविजंस हट गए हैं, उनको मत ना पढ़ें। क्योंकि हम्म। 75 जब आपका परसेंट कोड सेम ही है तो फिर हम्म। हमें उनके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि कब वो लॉ बनेगा कब नहीं बनेगा। वो अपने समय से होंगी चीजें। पर उसके लिए हम्म। हम समय खराब करना ये समझदारी नहीं होगी। यस सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर आपका हमारे लॉ पाठशाला बस मेरे बारे में, तरुण गुप्ता, आपके हमारे बारे में क्या राय है? व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि लॉ पाठशाला ने एक्चुअली मुझे समय समय पर गाइड किया हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। और चाहे मेरा प्रीलिम्स हो, जुडिशरी का डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का एग्जाम हो, तो मॉक इंटरव्यू से लेकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक मुझे काफी हेल्प किया है, गाइड किया है। क्योंकि मैं तो इस फील्ड में नया नया हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर के रूप में मैंने अपना लॉ किया हुआ है। तो लॉ पाठशाला ने मुझे हर एक पड़ाव पे काफी अच्छे से गाइड किया है। और मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी व्यूअर्स को कि आप भी इनका जो हेल्प है उसको जरूर अपनाएं उसकी, और उससे आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच सर एस्पिरेंट्स को और मोटिवेट करने के लिए। तो मेरा थैंक यू सो एस्पिरेंट्स से मच। यही। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू मिस्टर सागर, बहुत ही अच्छे सेशन आपने, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स नहीं भी हैं, जिन्होंने तैयारी छोड़ भी दी है, तो काफी मोटिवेट हुआ है इस सेशन को देखकर। तो आपने जितने भी जो भी चीजें बताई काफी अच्छी थी सर। क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए एग्जाम का, मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए, और नए कोर्स के बारे में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, और मैसेज भी दिया है काफी अच्छा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। तो व्यूअर्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया और आपको हमारे मिस्टर सागर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर है, आपको उनकी बातों से कुछ भी मोटिवेट हुए हो,
तो हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सर आप एक बार बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए लौ पाठशाला को। या प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। तो बिल्कुल खुद भी मोटिवेट होइए, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। एंड तैयारी बिल्कुल एंड मत छोड़ना। प्रेस द बेल आइकन टू